जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार रहने वाली है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे राजस्थान के एक विशेष पशु की, जिसको राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा भी प्राप्त है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, अपन आज बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे अपन किसकी, पशुपालन के अंतर्गत जो टॉपिक आता है आपका कैमल मैनेजमेंट, यानी कि ऊंट प्रबंधन की। ऊंट प्रबंधन की ये जो पहली क्लास आपकी रहने वाली है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इसकी कुछ बेसिक बातों की भी। ऊंट कितने प्रकार का होता है, क्या उसकी जो सामान्य जानकारियां रहती हैं वो क्या रहती है, और क्लास के अंत में आपको मैं कुछ पीवाईक्यू करवाऊंगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे, जो पिछले एग्जाम्स में आपके इस टॉपिक में से जो आज की आपकी क्लास रहेगी, यहां से आपका कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आने वाले एग्जाम में आपके उन्हीं के आधार पर अपन ज्ञात करेंगे भी नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन ऊंट प्रबंधन में। अपन बात करेंगे भी जो ऊंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अपन बात करें, ऊंट आपके कितने प्रकार के होते हैं? ऊंट आपके होते हैं साथियों दो प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के हो जाएंगे? ऊंट आपके हो जाएंगे दो प्रकार के। तो जो ऊंट है आपके दो प्रकार के, कौन से? एक तो होता है एक कुपड़ वाला, और एक होता है दो कुपड़ वाला। और तीसरा अपन बात करें तो जंगली दो कुपड़ वाला होता है। जो जंगल वाले क्षेत्र में रहता है, ये आपका अफ्रीका के जंगलों में मिलता है, यहाँ सामान्य रूप से नहीं मिलता। इनकी जहां तक बात करें, एक कुपड़ वाले की मैं बात करूं तो आपका ये रह जाता है, और दो कुपड़ वाला आपका ये रह जाएगा। ये इसके दो कुपड़ है साथियों, ये क्या है, दो कुपड़ रह जाते हैं। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा भी इसकी क्या विशेषता रह जाती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये रेगिस्तानी इलाके के अंतर्गत पाया जा रहा है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं भी जो एक कुपड़ वाला ऊंट होता है वो क्या है, वो इस प्रकार के शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, उष्ण कह लें या शुष्क कह लें, या अपन कह सकते हैं जहां पे गर्मी ज्यादा रहती है, गर्मी वाले क्षेत्र में, या अपन कह सकते हैं गर्मी वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पाया जाता है। वही बात कर ले इसकी, तो ये क्या है, ये कौन से, ये ठंडे इलाके में पाया जाता है, जहां पे आपकी गर्मी ज्यादा नहीं होगी, ठंडा इलाका होगा, टेम्परेचर कम होता है, वहां ये पाया जाता है। अगर अपन बेसिकली इनकी बात करें तो ये भारत के अंतर्गत जो आपका ये ऊंट मिलता है, भारत में जो उत्तर भारत के क्षेत्र रह जाते हैं, यानी कि राजस्थान की अपन बात कर लें, गुजरात की अपन बात कर लें, तो इनके अंतर्गत ये ऊंट आपका प्रमुख रूप से पाया जाता है। बिल्कुल, आपने ये भी बात आती है, आपने अभी तक यही देखा होगा, ये देखा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जिन साथियों ने देखा होगा तो इसे कहां देखा होगा, ये भारत में मिलता है, बिल्कुल भारत के अंतर्गत पाया जाता है, लेकिन भारत के कौन से, उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत। और उत्तरी क्षेत्र कौन सा साथियों? लेह लद्दाख वाला क्षेत्र। तो लेह जहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है आपका, उस क्षेत्र में, वो जो ठंडा इलाका है उस क्षेत्र में आपका ये दो कुबड़ वाला ऊंट मिलता है। तो ऊंट कितने हो जाएंगे? एक तो आपका एक कुबड़ वाला हो जाता है, और एक आपका दो कुबड़ वाला। एक का अपन नाम पढ़ेंगे कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो आपका कौन सा रहता है, एक कुबड़ वाला। तो एक कुबड़ वाला कौन सा रह जाता है आपका? कैमेलस ड्रोमेडेरियस रह जाता है। ये आपका रह जाएगा कैमेलस बैक्टीरियंस रह जाएगा, जिसकी अपन आगे चर्चा करते हैं ना साथियों। तो क्या बात की अपन ने जी, तो एक कुबड़ वाला जो था उसका नाम क्या रह जाता है साथियों? उसका नाम रह जाता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस रह जाता है। एक कुबड़ वाला जो रेगिस्तानी इलाके में प्रमुख रूप से पाया जा रहा था, उसे अपन कैमेलस ड्रोमेडेरियस के नाम से जान रहे थे साथियों। ठीक है, जो भारत के अंतर्गत पाया जाता है, और भारत में भी अपन ने बात की थी, प्रमुख रूप से राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पाया जाता है, जहां पे गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, टेम्परेचर सामान्य से थोड़ा ज्यादा होगा, है ना, मतलब सर्दी वाला इलाका नहीं है। तो इसे अपन कहते हैं एक कुपड़ वाले को कैमेलस ड्रोमेडेरियस।
भारत में पाया जाता है और लगभग 90% दुनिया में आपके यही एक कुबड़ वाले ऊंट ही मिलते हैं अपन को। थोड़ा आगे बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं अपन दो कुबड़ वाले की। जो दो कुबड़ वाला साथियों रह जाता है, ये सर्दी वाले इलाके में था ना, तो सर्दी वाले इलाके में पाया जाता है। और इसकी बात करें तो इसका नाम क्या था? कैमेलस बैक्टीरियन रह जाता है। कैमेलिस बैक्टीरियंस इसका नाम रह जाता है। और ये क्या है? ये सर्दी वाले इलाके में, जहां पे ठंडा इलाका है, जैसा कि चीन वाले क्षेत्र की बात कर लें, मंगोलिया वाले क्षेत्र की बात कर लें, और अपन ने बात की थी भारत के कौन से क्षेत्र में? लेह लद्दाख के क्षेत्र में दो कुबड़ वाला पाया जाता है। और जो जंगली वाला रह जाता है साथियों, यहां जो अपन जंगली वाले की बात करें तो जो जंगली वाला था ये जंगल में पाया जाता है। कौन से जंगल में? पहले तो इसका नाम क्या रह जाएगा? कैमिलस फेरिस इसका नाम रह जाता है, और अफ्रीका के जंगल में मिलता है। तो ये आपके ऊंट का जो वर्गीकरण रह जाता है, जो आपको ध्यान देना है। अब यहां से ध्यान रखना, जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी एक कुबड़ वाले का नाम बता दो, दो कुबड़ वाले का नाम बता दो, या वो क्या करता है आपसे सीधा सीधा एग्जाम में दे देगा भी कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो रह जाता है ये एक कुबड़ वाला है या दो कुबड़ वाला है। तो इनके संदर्भ में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो इनका बेसिक सा पॉइंट अपन को यहां ध्यान में रखना है ऊंट प्रबंधन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसको कैमल को अपन कौन सी फैमिली में रखते हैं? तो इसे कैमेलिडी में रखते हैं। किस में रखते हैं? कैमेलिडी में। आपको ज्ञात हो साथियों, इसके साथ ही अपन एक और फैमिली पढ़ते हैं, कौन सी? बोविडी पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं अपन? बोविडी पढ़ते हैं। और बोविडी अब मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि जो बाकी नस्लें पढ़ते हैं ना अपन, जैसा कि अपन गाय की बात करते हैं, अपन भैंस पढ़ते हैं, ठीक है, भैंस के अलावा बकरी के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है, और अपन किसके संदर्भ में? भेड़ के संदर्भ में बात करते हैं। इन सभी की जो फैमिली रह जाती है वो क्या रह जाती है? आपकी बोविडी रह जाती है। लेकिन कैमल इनसे हटके था, और कैमल की फैमिली क्या रह जाती है? कैमेलिडी रह जाती है। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसके 74 रह जाते हैं साथियों, 74 रह जाते हैं। आप इसमें भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हो भी, जब दो कुबड़ वालों की बात करें तो 72 अपन बोलते हैं। लेकिन आपको ध्यान में जो रखना है, जब भी पूछा जाए ऊंट में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है साथियों? 74 होती है। फिर अपन बात करें विश्व के अंतर्गत सर्वाधिक ऊंट कहां मिलते हैं, तो सोमालिया एक देश है आपका, वहां पे आपको क्या है? विश्व में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या वही मिलती है। भारत की बात करें तो भारत आपका 5वें स्थान पे आता है। अपन ये कह सकते हैं भारत के अंतर्गत सर्वाधिक राजस्थान में है, लेकिन विश्व में सर्वाधिक सोमालिया में रह जाते हैं, और भारत का 5वां स्थान रह जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत में मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भाग, यानी कि पंजाब की बात कर लेते हैं अपन, हरियाणा की बात कर लेते हैं, राजस्थान व गुजरात की बात कर लेते हैं, तो यहां आपके ऊंटों की संख्या मिलती है, अच्छे खासी मिलती है। और भारत में सर्वाधिक ऊंट कहां है? सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में। साथियों ध्यान रखना, अपन ने बात की ना, थार का जो मरुस्थल रह जाता है, थार का जो मरुस्थल रह जाता है, ये मरुस्थल कहां कहां पाया जाता है? ये मरुस्थल ज्यादा आपका राजस्थान में है, और राजस्थान के अलावा बात करें तो गुजरात में। और अपन बात भी करके गए थे भी ऊंटों में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति मिलती है? एक कुबड़ वाली मिलती है। और एक कुबड़ वाली कहाँ है? जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी वाला इलाका है, मरुस्थल का इलाका है, तो वो आपका ये इलाका रह जाता है। इसीलिए अपन बात करते हैं भी पंजाब हरियाणा जो इनके साथ टच करता है, राजस्थान के साथ टच करता है, वो वाला क्षेत्र, और गुजरात के क्षेत्र में आपका क्या है? आपको ये चीजें मिलती हैं। तो यहां अपन बात कर चुके हैं भी ऊंट आपके इन क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और वही भारत में बात करें तो राजस्थान में इसकी सर्वाधिक संख्या रह जाती है। कितनी संख्या रह जाती है? 2.13 लाख ऊंट जो आपके राजस्थान में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक जिलों की बात कर ले तो सर्वाधिक आपका सबसे ज्यादा जैसलमेर में है, और सबसे कम प्रतापगढ़ में। जैसलमेर राजस्थान का वही हारमोस्टल के साथ इधर पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र लगता है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र यही है। और जो बात करते हैं ऊंट की, जहां तक बात करते हैं तो ऊंट को क्या कहते हैं अपन? पहली बात की थी ना, राजस्थान का राज्य पशु, रेगिस्तान का हजाज,
तो रेगिस्तान वाले इलाके में तो ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान में रखना है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो मोहम्मद मीर कासिम को जाता है। मोहम्मद मीर कासिम भारत के अंतर्गत ऊंट लाया था। तो सबसे पहले ऊंट जो लाए जाते हैं भारत में वो मोहम्मद मीर कासिम के द्वारा लाए जाते हैं। ये भारत के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबू जी को जाता है साथियों। किसे जाता है? पाबू जी को। भारत में मोहम्मद मीर कासिम लाया, लेकिन राजस्थान में कौन लाया था? पाबू जी लाए थे। ये आपके पाबू जी महाराज रह जाते हैं, ठीक है। तो पाबू जी महाराज राजस्थान में ऊंट लाए थे। और एक बात और ध्यान रखना, कहते हैं राजस्थान में जब भी ऊंटों को कोई बीमारी होती है या वो किसी वजह से क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, तब कहते हैं पाबू जी की क्या पूजा की जाती है और ऊंट क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए ऊंटों को क्या माना जाता है? ऊंटों के देवता माना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे, ऊंटों के देवता कौन है? तो पाबू जी रह जाते हैं ना। इन्हीं को राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय जाता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना साथियों, एक जाति रह जाती है रेबारी। एक अपन बात करेंगे ऊंट पालक जाति की, ठीक है। तो यहां अपन बात कर लेते हैं किसकी? ऊंट पालक जाति। ऊंट पालक जाति। तो ऊंट पालक जाति कौन सी रह जाती है? रेबारी रह जाती है। या तो रेबारी बोलते हैं इसे, या इसी को क्या बोला जाता है? रायका बोला जाता है, ठीक है। तो रायका या रेबारी की बात करते हैं। ऊंट पालक जाति जो रह जाती है वो आपको ध्यान रखनी है। भी ऊंटों को लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है राजस्थान में। ऊंटों का देवता पाबूजी को बोलते हैं, लेकिन ऊंट पालक जाति कौन है? रायका या रेबारी रह जाती है। और ऊंटों की देवी के संदर्भ में जब बात करते हैं अपन, तो ऊंटों की देवी कौन रह जाती है? वो अंता देवी रह जाती है। ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी। और ऊंटों की देवी कौन है? अंता देवी। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। याद रह जाएगा साथियों? बिल्कुल याद रह जाएगा ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान कहां पे है? जोड़बीड़ बीकानेर के अंतर्गत है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। तो इस संस्थान की जो आप देख पा रहे हो, इस संस्थान की स्थापना 1984 में होती है। और उसी के साथ ही कैमल डेयरी की भी स्थापना यहीं पे कर दी जाती है 1984 में ही, ठीक है। तो आपका राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना होती है और साथ के साथ कैमल डेयरी, दोनों ही जगह साथियों कहां रह जाती हैं? जोड़बीड़ बीकानेर में रह जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है कैमल मिल्क मिनी प्लांट, जिसकी स्थापना 2018 में कहां की जाती है? जयपुर के अंतर्गत। तो जयपुर में एक ये प्लांट लगाया जाता है कैमल मिल्क का। क्यों लगाया जाता है? यहां पे अपन बात करेंगे क्योंकि कैमल का जो मिल्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कैमल मिल्क के अंतर्गत प्लांट लगाने का उद्देश्य था, एक तो ध्यान रखना मिल्क की जहां तक अपन बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है? इंसुलिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। इंसुलिन की मात्रा। और दूसरा अपन बात करेंगे इसमें विटामिन सी भी अच्छा खासा पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी भी अच्छा खासा पाया जाता है, ठीक है। और ये जल्दी से खराब भी नहीं होता है। तो इसकी बात करेंगे, कैमल मिली प्लांट की अपन बात करते हैं। इसका लगाने का उद्देश्य ये था भी कैमल के मिल्क को, ऊंट की जो अपन बात करते हैं इसके संदर्भ में दूध की बात करें तो दूध को क्या है, लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सको, एक बात तो ये। दूसरा, उसे उपयोगिता तक या अपन बात करें अलग अलग क्षेत्र में पहुंचाने के लिए वो जो समय तो अपन को चाहिए, तो उस समय तक उसको सुरक्षित रखने के लिए कैमल मिली प्लांट का स्थापना की गई थी 2018 में जयपुर के अंतर्गत। ऊंट विकास बोर्ड कहां पे है? ये जोधपुर में रह जाता है साथियों। ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को क्या मनाया जाता है? ऊंट दिवस मनाया जाता है। और ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में मनाया जाता है। यही ध्यान रखना, ऊंटों के ऊपर एक कला, या अपन बात करेंगे एक कला रहती है जिसे अपन क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। उस्ता कला क्या होती है? ऊंटों की खाल या ऊंट की चमड़ी पे जो कलाकृति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं, ठीक है।
जहां के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो बीकानेर के माने जाते हैं साथियों, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो उस्ता कला का संबंध भी ध्यान रख लेना। यही अपन बात करते हैं बीकानेर के क्षेत्र के वो प्रसिद्ध कलाकार थे जिन्होंने ऊंटों के ऊपर वो कलाकृति की जिसे अपन उस्ता कला के नाम से जानते हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद चलते ऊंट को राजकीय पशु घोषित कब किया गया था? 30 जून 2014 को घोषणा की गई भी हम ऊंट को क्या मानेंगे? राजकीय पशु मानेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, ऊंट को क्या कहते हैं अपन? ऊंट को अपन क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रेगिस्तान में लंबी दूरी तय कर सकता है कौन? ऊंट। बिना पानी पिए भी कई दिनों तक रह सकता है कौन? ऊंट। रीजन ये यही कहा जाता है भी ये जो ऊंट है, ऊंट क्या करता है? पानी को स्टोर कर सकता है। वैसे तो नॉर्मली अगर बात करें ना साथियों, तो 18 से 36 लीटर पानी पी सकता है ये पर डे की बात करें, लेकिन मैक्सिमम आपका 136 लीटर तक चला जा सकता है। तो ये मैक्सिमम पानी पी सकता है और स्टोर कर लेता है कुछ चीजों को, जैसे फैट को स्टोर कर लेता है अपने कुबड़ के अंतर्गत और धीरे धीरे फिर चलता रहता है। तो ये अपन बात करते हैं। एक बात और ध्यान रखना, यही अगर बात करें भी रेगिस्तान में रहता है, तो रेगिस्तान के अंतर्गत अपन बात करेंगे इसकी जो खाने की क्षमता होती है अपने वेट का 1 से 1.5% ही होता है। तो राजकीय पशु, ये ध्यान रखना विशेष बात है, इसे पालतू श्रेणी में राजकीय पशु घोषित किया गया था, ठीक है। पालतू जो पाला जाने वाला रहता है ना आपका, तो पालतू श्रेणी में घोषणा की जिसकी जो सरकारी अधिसूचना थी वो 19 सितंबर 2014 को आती है। अब देख लेना भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जब भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा उसे ध्यान से पढ़ना। उसने अगर सीधे पूछ लिया राजकीय पशु या ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा कब मिला, तो 30 जून 2014 को। अगर वो इसमें थोड़ा सा भी मॉडिफाई कर दे, यानी कि उसने क्या पूछ लिया भी इसकी सरकारी अधिसूचना कब जारी हुई थी, तो वो जारी होती है 19 सितंबर 2014 को साथियों। तो इसे ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको विशेष बातें इसके संदर्भ में ध्यान रखनी है। अब बात आती है भी क्या राजस्थान का राज्य पशु कोई और भी है, तो ध्यान रखना राजस्थान का राज्य पशु कौन रह जाता है साथियों? चिंकारा रह जाता है। कौन रह जाता है? चिंकारा। ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसे राज्य पशु का दर्जा प्राप्त है। अगर सीधा आपसे पूछ लेगा राज्य पशु का दर्जा किसे मिला है या राज्य पशु कौन है, तो चिंकारा रहता है, गजेला गजेला। लेकिन पालतू श्रेणी में आए तो ऊंट आ जाएगा आपका। कब मिला? 30 जून 2014 को मिला था, ठीक है। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के द्वारा क्या है ये घोषणा की गई थी बीकानेर के अंतर्गत। जब वो बीकानेर दौरे पे आती है तब वो घोषणा करती है कि हम इसको राजकीय पशु का दर्जा दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी नाड़ी गति। पल्स रेट कितनी रह जाती है? 28 से 32 पर मिनट। 28 से 32 पर मिनट इसकी क्या रह जाती है? पल्स रेट रह जाती है। और रेस्पिरेशन श्वसन गति क्या है? 5 से 7 पर मिनट क्या रह जाती है इसकी? रेस्पिरेशन रेट श्वसन गति रह जाती है। आपको याद हो ना जो अपन बात करते हैं ह्यूमन बीइंग क्या करता है, 1 मिनट में 72 बार उसका हृदय धड़कता है, श्वास लेता है और बहुत सारी, तभी तो अपन क्या करते हैं लंबी दूरी नहीं तय कर सकते ना, उसके लिए भी अपन को क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये देखिएगा इसकी नाड़ी गति 28 से 32 है और श्वसन गति क्या है? 5 से 7 है। 1 मिनट में 5 से 7 बार ही सांस लेता है, इसीलिए आपका रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। इसके वेट की बात कर लूं तो नर का वेट 500 से 750 किलो रहता है और मादा का 400 से 600 किलो रहता है। ये नर का है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे का वजन, टोल्डा बोलते हैं इसे। तो इस टोल्डे का वजन कितना रहता है? इसका रहता है 35 से 40 किलो। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी, ऊंट के नवजात बच्चे का वजन कितना है? तो नवजात बच्चे का वजन ध्यान रख लेना 35 से 40 किलो रहता है और वहां 35 ऑप्शन में था आपका। तो ये आपके नवजात बच्चे का वजन है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके साथ साथ क्या ध्यान रखना है, अब बात करते हैं ऊंट अपने वजन का, ऊंट अपने वजन का 1.5 से 2% क्या कर सकता है? ये शुष्क चारा खा सकता है, शुष्क चारा खाने की क्षमता रखता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे अपन यही बात
बकरी में पढ़े तो 5 से 7 वाला वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऊंट के संदर्भ में बात करें ना तो वो 1.5 से 2% ही शुष्क चारा खा सकता है। कौन? ऊंट। ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं ऊंट की आवाज। ऊंट की आवाज क्या कहलाती है? ऊंट की आवाज को वैसे तो अपन घुघराना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? घुघराना कहते हैं, ठीक है। इसी घुघराने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्टिंग कहते हैं साथी, ठीक है। क्या कहा जाता है? गर्टिंग कहा जाता है, याद रह जाएगा, ठीक है। एक और ध्यान रखना, जो बंदियाकर्त नर होता है, क्या होता है? बंदियाकर्त नर होता है, उसे गिल्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। ये आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अपन क्या बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं भी जो आपका बंदियाकर्त ऊंट रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे गिल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गिल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। और आवाज को घुरघाना या गर्टिंग कहा जाता है, ये ध्यान रखना है अपन को, याद रह जाएगा, ठीक है। एक और बात कर ले अपन, चलो एक बार इतना पढ़ लेते हैं ना अपन। नाड़ी गति क्या है? 28 से 32 है। श्वसन 5 से 7 है। वेट का ध्यान रखना, बच्चे का वेट सबसे इंपॉर्टेंट है भी, 35 से 40 केजी रह जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनबीजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करते हैं साथियों अपन, ठीक है। तो ये जो आपका संस्थान रह जाता है, इस संस्थान के अनुसार ऊंट की 9 नस्लें रह जाती हैं। आपकी कितनी रह जाती हैं? ऊंट की 9 नस्लें रह जाती हैं, ठीक है। संस्थान का नाम क्या रह जाता है साथियों? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। कहां पे है ये आपका करनाल में है साथियों। कहां पे है? करनाल के अंतर्गत। करनाल कहां पे? हरियाणा के अंतर्गत है ना। जब इस एनबीजीआर की स्थापना होती है 1984 में, तब ये बेंगलुरु में स्थापना हुई थी। 85 में ये करनाल में आ जाता है। इसने क्या है, ऊंट की जो मान्यता दी है वो 9 नस्लों को दी है। जैसा अपन अलग अलग पढ़ते हैं ना तो इसने क्या है, जैसे गाय के अंतर्गत अपन बात करते हैं, आपकी 53 नस्लों को मान्यता दी है एनबीजीआर ने। भैंस की 20 नस्लों को मान्यता दी है एनबीजीआर ने, ठीक है। भेड़ के 45 पढ़ते हैं अपन, बकरी की 39 पढ़ते हैं अपन, वैसा ही ऊंट की 9 पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनबीजीआर के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो बाकियों की बात कर लें, जैसे गाय की बात कर लेते हैं अपन, भैंस की बात कर लेते हैं अपन, भेड़ की बात कर लेते हैं अपन, बकरी की बात कर लेते हैं अपन, और लास्ट में आपका कैमल तो ये है ही। तो इसकी कितनी? 53 नस्लों को मान्यता दी है, इसकी 20 नस्लों को मान्यता दी है। भेड़ में यही संख्या 45 हो जाती है, बकरी में 39 हो जाती है, और यहाँ पे कैमल में 9 रह जाती है। ये एनबीजीआर ने संख्या दी है मान्यता प्राप्त नस्लों की। वो 9 नस्लें कौन सी है? बीकानेरी रह जाती है, जैसलमेरी और मेवाड़ी, जो आपके सिलेबस में है साथियों। ये 3 नस्लें आपके सिलेबस के अंतर्गत, जिनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करने वाले। उसके अलावा मारवाड़ी रह जाती है, कच्छी रह जाती है, सांचोरी रह जाती है, मालवी रह जाती है, मेवाड़ी रह जाती है और खंबोई। तो ये आपकी 9 नस्लों को एनबीजीआर ने, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने मान्यता दी है। उसके बाद बात करते हैं नाचना। जैसलमेर के जो ऊंट है वो तेज दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊंट जो तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, कहां के प्रसिद्ध है? नाचना जैसलमेर के, ये ध्यान रखना। और गोमट फलोदी जो आपका जोधपुर में रह जाता है, ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो सवारी के लिए विश्व प्रसिद्ध ऊंट कहां के हैं? गोमट फलोदी जोधपुर के हैं। और तेज दौड़ने के लिए नाचना के रह जाते हैं। अब आपको 2 बातें याद रखनी है ना, जो आपके सवारी के लिए रह जाते हैं, जो स्पेशली सवारी के लिए ऊंट का अपन कहते हैं भी, जो ऊंट सवारी के लिए ही यूज किए जाते हैं, उन ऊंटों की बात करें, उन्हें अपन वैसे क्या कहते हैं? उन्हें लद्दू ऊंट कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? लद्दू ऊंट कहते हैं। एक आपका और हो जाता है माटी ऊंट। क्या हो जाता है? माटी ऊंट। ये माटी ऊंट इसलिए याद रखना है, ये किस लिए यूज किया जाता है? ये प्रजनन के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो ऊंट प्रजनन के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें माटी ऊंट कहते हैं, जो सवारी के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें लद्दू ऊंट कहते हैं। फिर बात करते हैं, वयस्क ऊंट के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? 34 होती है साथी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है। वयस्क ऊंट के मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? 34 होती है। और बाकी आप बात करोगे ना, जैसे अपन बात कर ले, गाय की बात कर लूं मैं, भैंस की बात कर लूं,
बकरी की बात कर लें और भेड़ की बात कर लें, उनमें वयस्क का पूछेगा तो उनमें वयस्क का आपको 32 याद रखना। इसमें दो ज्यादा होते हैं, किसमें? ऊंट में, ठीक है। इसमें ऊंटों की संख्या क्या रहती है? 34। तो ये अभी तक जो अपन पढ़ चुके हैं ऊंटों की सामान्य जानकारी रहती है साथियों। अब अपन बात करेंगे इनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के अंतर्गत आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन जेट 2008 में पूछा गया था, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? भी बात करके हैं, ऊंट को कहा जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में आया था, बैक्टीरियल ऊंट को क्या कहते हैं? याद कीजिएगा, अपन जब पढ़ के आए थे मैंने आपको बताया था एक तो ड्रोमेडेरियस होता है और एक बैक्टीरियंस होता है। तो अपन ने कहां बात की थी? जो एक कुबड़ वाला होता है वो ड्रोमेडेरियस है और दो कुबड़ वाला बैक्टीरियंस होता है। बिल्कुल साथियों, मैं आपको बता देता हूं कहां बात की थी, ये देखिएगा। एक कुबड़ वाला क्या है? कैमेलस बैक्टीरियंस है, और दो कुबड़ वाला एक कुबड़ वाला कैमेलस ड्रोमेडेरियस है और दो कुबड़ वाला कैमेलस बैक्टीरियंस है। यही क्वेश्चन तो आया था आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, यही क्वेश्चन तो पूछा गया था एजीएस 2012 में भी। बैक्टीरियल ऊंट में होता है एक कुबड़, दो कुबड़ या चार कुबड़, तो बैक्टीरियल में क्या होगा साथियों? दो कुबड़ होगा। ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न पशुओं में से सूडो रूमिनेट कौन सा होता है? अब ध्यान रखना, सूडो रूमिनेट क्या होता है? सूडो रूमिनेट की वैसे बात करें ना तो इसे बोला जाता है आभासी जुगाली करने वाला पशु। आभासी जुगाली करने वाला पशु, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका रुमंथी, क्या होता है? रुमंथी। एक होता है एरुमंथी, एक क्या होता है? एरुमंथी। और एक आपका ये सूडो रूमिनेट या सूडो रुमंथी होते हैं। क्या होता है? सूडो रुमंथी। डिफरेंस क्या है? रुमंथी होते हैं जो जुगाली करते हैं, ठीक है। ये आप क्या जुगाली करेंगे? कौन आते हैं इसमें? आपका गाय आ जाती है, भैंस की बात करते हैं अपन, और भेड़ बकरी आ जाती है, ठीक है। ये जो चारों पशु आ जाते हैं वो रुमंथी में आते हैं। जिनका आमाशय यानी कि पेट की बात करते हैं, जिनका पेट चार भागों में विभाजित होता है वो रुमंथी होते हैं। जो वास्तविकता में क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी आ जाते हैं, ठीक है। पेट चार भागों में विभाजित होता है और सही से क्या कर रहे हैं? जुगाली कर। एरुमंथी में जो जुगाली आपका नहीं करते हैं, जिनका पेट बात करेंगे तो क्या होता है? पेट आपका एक भाग में होता है। या एरुमंथी में कौन से आ जाएंगे? जो जुगाली नहीं करते, यानी कि जैसे आपका घोड़ा आ गया और प्लस में अपन बात करेंगे कुत्ता आ जाता है। और फिर आता है सूडोरमंथी। सूडोरमंथी का मतलब होता है ये जुगाली करते हैं, ये नहीं करते, ये आभासी जुगाली करते हैं। आभासी जुगाली करने वाले कौन से रह जाते हैं? आपके ऊंट रह जाता है। तो यहां देखना, भेड़ बकरी, भेड़ और गाय ये किस में आ जाएंगे? ये रुमंथी में आ जाएंगे, जुगाली करने वालों। और ऊंट किस में आ जाता है? आपका सूडो रूमिनेट यानी कि आभासी जुगाली करने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2011 में अभी लास्ट बात करके गए अपन, याद है आपको? अभी लास्ट बात करके गए तो कहां बात की अपन ने? आप देखिएगा ये वाला, एक वयस्क ऊंट के मुंह में दांतों की संख्या 34 होती है और बाकियों में वयस्क की बात करें गाय भैंस भेड़ बकरी में 32 होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका 34 हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल, एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट का प्राणी शास्त्रीय नाम है। दो कुबड़ वाले का पहले पढ़ के गए अपन, बैक्टीरियंस रहते हैं, और एक कुबड़ वाले का क्या रह जाएगा? ड्रोमेडेरियस रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ड्रोमेडेरियस। भारतीय ऊंट है, ये भी ध्यान रखना। तो साथियों ये रहती है आपकी आज की क्लास, जो ऊंट की सामान्य जानकारी के बारे में अपन ने बात की, कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा अपन ने, ठीक है। और उससे प्रीवियस ईयर के अंतर्गत कौन से क्वेश्चन आए थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की। तो अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चन भी अपन साथ के साथ कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट नई क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।